नमस्कार। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्यूशन भाग 2 चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम लोग पटना शहर के बारे में पढ़ेंगे। वही पटना शहर जिसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, वही पटना शहर जो एक से एक महान राजाओं के लिए जाना जाता है, वही पटना शहर जो कभी मगध की राजधानी हुआ करता था। यहीं से अजातशत्रु, बिंबिसार, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान महान शासक निकले हैं। ये वही पटना है जिसे कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आज भी पटना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। आज बिहार की सबसे बड़ा शहर होने के साथ बिहार की राजधानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, यानी सबसे पहले इसके शीर्षक को समझते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र जो पटना का नाम है, और वैभवम यानी इसकी संपत्ति, संपदा। ठीक है, तो बिहार की प्राचीन राजधानी का 2500 वर्षों का गौरवशाली इतिहास का अध्ययन हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपसे आता है कि बिहार का यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना ने सभी कालों में अपने महत्व को धारण किया है। यह एक ऐसा महानगर है जिसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना इतिहास, आप समझ सकते हैं। चीन से यात्री यहाँ आए थे, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज आया जो पाटलिपुत्र के बारे में अपना एक पूरा पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग आज इस अध्याय में करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पाटलिपुत्र एक शाश्वत महानगर, एक शाश्वत महानगर यानी पूरे भारत का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शहरों में से एक है हमारा पाटलिपुत्र। यह धार्मिक क्षेत्र में बहुत आगे था, राजनीतिक क्षेत्र में भी और उद्योग क्षेत्र में। इन तीनों ही क्षेत्रों में पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर के आज तक अपने महत्व को बनाए हुए है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे धार्मिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तो पटन देवी, आपने नाम सुना होगा, पटना शहर की पालिका देवी हैं। पटना की कुल देवी आप कह सकते हैं, वो पटन देवी हैं जिनका पूजा आज भी किया जाता है। पाटलिपुत्र में महावीर मंदिर है, साथ ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ हुआ था और उनका जन्म स्थान पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। बहुत पवित्र भूमि है और भारत के साथ साथ पूरे देश विदेश से सिख धर्म के लोग या अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र, राजनीति के क्षेत्र में अगर पूरे भारत की राजनीति को कोई सबसे अधिक प्रभावित करता है वो बिहार है। नीतीश चाचा अभी वो दिल्ली जा रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बिहार ही हमेशा किंग मेकर के रूप में भूमिका निभाता है हर संसदीय चुनाव में। तो बहुत महत्व है बिहार की राजनीति का भी, बहुत खतरनाक राजनीति होता है यहाँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आधुनिक बिहार के मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय तक सत्ता का केंद्र है। कहने का मतलब है, एक सवाल यहाँ से आपका आएगा कि सचिवालय या पाटलिपुत्र का एक भ्रमण करने का स्थान भी है, यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं, और मुख्यमंत्री का आवास इत्यादि। क्योंकि बिहार की राजधानी है तो हर चीज़ यहीं है। राजनीति के क्षेत्र का अगला है उद्योग क्षेत्र। बिहार में जो भी थोड़ा बहुत उद्योग है आमतौर पे पटना में ही है, पटना ज़्यादा कहीं नहीं है। तो प्राचीन व्यापारिक मार्गों से लेकर आधुनिक कारखानों और सेतुओं तक निरंतर औद्योगिक विकास पाटलिपुत्र का हो रहा है। गंगा नदी के पावन तट पर बसा है। गंगा नदी पटना के उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, यह नगर युगों से विदेशियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि के आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत सारे विदेशी यात्री जब भारत भ्रमण पे आते थे तो सबसे पहले मगध में आते थे और मगध की राजधानी यही पाटलिपुत्र थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नाम, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र और पटना के अतिरिक्त क्या क्या था। तो सबसे पहले इसका नाम था पाटलीग्राम। ये शहर नहीं, एक गांव हुआ करता था, बहुत छोटा सा गांव। ठीक है, यहाँ पे गौतम बुद्ध कई बार आए थे। एक छोटा सा गांव था जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए, और वहीं पे आकर के गौतम बुद्ध ने इस गांव के बारे में भविष्यवाणी किया था कि यह गांव जो है आगे चल करके बहुत बड़ा महानगर बनेगा। आपको आगे देखना होगा। खैर, इसका दूसरा नाम मिला है कुसुमपुर और पुष्पपुर। कुसुम और पुष्प, कुसुम का अर्थ भी फूल ही होता है,
इसका अर्थ है फूल। नगर के समीप फूलों का भारी उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र गांव के आसपास बहुत सारे फूलों का खेती होता था, इसलिए इसका दूसरा नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर भी देखने के लिए मिलता है। बाद में इसका नाम फिर पाटलिपुत्र हो गया। पाटल यानी गुलाब, पाटल शब्द का अर्थ होता है गुलाब। तो पुष्पों की पंखुड़ियों के आधार पर बना नाम है इसका पाटलिपुत्र। पाटल शब्द का अर्थ है गुलाब, यहाँ पे गुलाब का खेती होता था, इसलिए इस शहर का नाम पड़ा पाटलिपुत्र। चलिए, और अब इसका नाम पटना है। मध्यकाल में पत्तन, पत्तन आपने सुना होगा, पत्तन बंदरगाह को कहते हैं। तो पत्तन शब्द से यह नाम संक्षिप्त होकर पटना बन गया है। ठीक है, पत्तन यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, जहाँ से नदी या समुद्र का वह किनारा जहाँ से नावें खुलती हों, व्यापारिक नाव वगैरह आता हो, उसको पत्तन कहते हैं। इसी पत्तन शब्द से आज इस शहर का नाम निकला है पटना। बढ़ते हैं आगे। भगवान बुद्ध ने, मैंने पहले ही बताया कि पाटली ग्राम के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी किया था। यह गांव गांव नहीं रहेगा, आगे चल के महानगर बनेगा। आप इस नगर का वैभवशाली तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। यह गांव भविष्य में एक विशाल महानगर बनेगा। लेकिन अग्निदाह यानी आग, जलपूर यानी बाढ़, और कलह अर्थात संघर्ष, इन तीनों चीजों से पीड़ित रहेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि पाटली ग्राम नाम का जो गांव है आगे चल करके महानगर होगा, परंतु आग से, बाढ़ से और लड़ाई झगड़े से हमेशा पीड़ित रहेगा। ठीक है, भगवान बुद्ध इस गांव में कई बार आए थे और उन्होंने इसके भविष्य में सटीक वर्णन किया था, जो आज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्वर्ण युग। पाटलिपुत्र आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों बना? तो यहाँ पे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए, शासक हुए, जिन्होंने पाटलिपुत्र के वो पूरे भारत और यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण बनाया। उनमें सबसे पहले आता है मौर्य वंश का नाम। ठीक है, मौर्य काल। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जो पाटलिपुत्र था उसका उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था था। पहले जब भारत में महाजनपद काल था, 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो एक महाजनपद दूसरे महाजनपद पे आक्रमण करता था, तो सभी लोग अपनी राजधानी को बहुत स्ट्रांग बना करके रखना चाहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, साथ ही शोभा भी, ठीक है, रक्षा व्यवस्था तो था ही, लेकिन शोभा भी बहुत बढ़िया था, बहुत शोभायमान यह शहर था। ठीक है, और रक्षा व्यवस्था अत्यंत मजबूत और उत्कृष्ट थी। फिर आता है सम्राट अशोक का काल। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार का काल आया, और उसके बाद उनके बेटे सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। ठीक है, तो अत्यंत समृद्ध और प्रियदर्शी, यानी इनके समय में जो शहर था बहुत ही सुंदर हो गया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जितना सुंदर था उससे भी अधिक सुंदरता इसका बढ़ गया था। ठीक है, और बहुत समृद्ध भी हो चुका था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने बहुत बड़े साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। फिर जब सम्राट अशोक आए तो इन्होंने भी एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध, लेकिन उसके बाद इन्होंने हथियार त्याग दिया और धर्म के प्रचार प्रसार के द्वारा इन्होंने लोगों के दिलों को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो थे अखंड भारत पर राज करने वाले पहले शासक थे, जिन्होंने आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो अशोक के समय में इस नगर का वैभव अपने चरम पर पहुंचा और यह देखने में और भी प्रियदर्शी हो गया, यानी यह शहर बहुत ही सुंदर हो चुका था। हमारा पाटलिपुत्र ज्ञान का भी केंद्र है। ना केवल लड़ाई झगड़ा और राजा का शहर था, बल्कि ज्ञान के मामले में भी बहुत आगे था। इसके बारे में एक कवि राजशेखर ने अपने पुस्तक काव्यामीमांसा में कहा था कि यह जो शहर है ज्ञान का केंद्र है और सरस्वती की प्राचीन परंपरा यानी विद्या का मंदिर है, सरस्वती का कुल गृह है। ठीक है, शिक्षा का महान केंद्र है। ठीक है, यही वो शहर है जहां से पाणिनि निकले। आज अगर आपसे सवाल किया जाए कि पूरे विश्व में किस भाषा का व्याकरण सबसे उत्कृष्ट है, तो वो है संस्कृत का, और संस्कृत का व्याकरण पाणिनि द्वारा लिखा हुआ है। महर्षि पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण का
दी बेस्ट बुक है, उससे बढ़िया किताब व्याकरण का किसी भी भाषा का आज तक नहीं लिखा गया है, और सबसे सटीक और वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक व्याकरण लिखा गया है, वो सब पाटलिपुत्र से ही निकले हैं। ठीक है, तो पाणिनि, पिंगल, वररुचि, व्याधि, पतंजलि जैसे बहुत सारे महान लोग यहाँ से निकले हैं। इनमें से कईयों का नाम आपने सुना भी होगा। तो राजशेखर ने अपने काव्यामीमांसा में बताया कि ये सब जो लोग हैं, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, व्याधि और पतंजलि, ये सब इसी पाटलिपुत्र से परीक्षित होकर के निकले हैं। मतलब इनको अगर ख्याति इतना मिला है, इतना अगर विख्यात हुए हैं, तो इसी पाटलिपुत्र से पढ़ करके निकले हैं और यहीं से इन्होंने सब परीक्षा इत्यादि पास किया है। ठीक है, तो यहाँ वर्षों तक इन महान विद्वानों ने अध्ययन किया और विश्व भर में ख्याति प्राप्त की, ऐसा राजशेखर के काव्यामीमांसा से पता चलता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहित्य और यात्रियों के दृष्टि में हमारा पाटलिपुत्र कैसा था? साहित्य और यात्रियों की दृष्टि में, तो साहित्यकार और यात्री कौन कौन आए? तो सबसे पहले दामोदर गुप्त एक साहित्यकार हैं, जिनका किताब है कुट्टनीमत। तो कुट्टनीमत महाकाव्य में इन्होंने लिखा, यह पृथ्वी का तिलक है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। यह सरस्वती का कुलगृह है और इंद्रलोक से भी सुंदर है, यानी इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर था हमारा शहर पाटलिपुत्र। राजशेखर, इनके बारे में अभी हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ा, जिनका किताब था काव्यामीमांसा। या लिखे हैं शिक्षा का महान केंद्र है, जहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, व्याधि, वररुचि जैसे बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ से पढ़ करके ख्याति प्राप्त की। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे विदेशी यात्री भी यहाँ आए। इंडिका जो मेगास्थनीज का लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज कौन था? तो ध्यान में रखेंगे, यूनान का राजदूत था। ठीक है, यूनान नाम के देश का राजदूत था, जो पाटलिपुत्र में आया था और अपना यात्रा वृतांत लिखा इंडिका। तो इंडिका में इसने बताया कि यहाँ का उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था था और नगर की अतुलनीय भव्यता था। इसका वर्णन इसने अपने इंडिका में, और बहुत सारे विदेशी यात्रियों जैसे फाहियान, हुएनसांग इत्यादि ने अपने अपने यात्रा वृतांतों में किया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता था प्राचीन काल में और आज क्या क्या होता है। तो शरद ऋतु, शरद ऋतु का समय आपको पता होगा, जिस समय हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है, यानी सितंबर अक्टूबर का समय। तो शरद ऋतु में प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पाटलिपुत्र में। ठीक है, गुप्त वंश का शासनकाल, जिसको शरद काल में मनाया जाता था, जब गुप्त वंश का शासन था, उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सवाल आएगा, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, किसके शासन काल में? मौर्य वंश, गुप्त वंश या किसी और वंश के शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आइए आगे। यह अत्यंत प्रचलित था, सभी नगरवासी आनंदमग्न होकर इस महान समारोह में झूमते थे। आज के समय में दुर्गा पूजा उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता था। मतलब आज के समय में जितना उत्साह से दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, उसी उत्साह से गुप्त वंश के शासन काल में वहां कौमुदी मनाया जाता था। ठीक है, आधुनिक काल में दुर्गा पूजा, जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। फिर से एक बार, किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? कमेंट करके बताइएगा। अंधकार युग और पुनर्जागरण। चलिए, 1000 वर्षों का पतन, यानी मौर्य वंश और गुप्त वंश के समय में पाटलिपुत्र का जितना उत्थान हुआ, उसके बाद इसका पतन हुआ। दुनिया में जो भी आता है उसका एक उम्र होता है। पाटलिपुत्र के भी विकास का एक काल था, उसके बाद इसका विकास स्थिर हो गया और 1000 वर्षों तक इसका स्थिति एकदम जीर्ण शीर्ण रहा। मतलब कोई इस शहर पर ध्यान देने वाला नहीं था। ठीक है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति अत्यंत जीर्ण शीर्ण रही। युद्ध, बाढ़ और कलह के कारण नगर अस्त व्यस्त रहा। इसकी भविष्यवाणी गौतम बुद्ध ने पहले ही की थी और इसका प्रमाण मिलता है मुद्रा राक्षस नाम के ग्रंथ से। एक संस्कृत का पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें लिखा हुआ है कि लगभग 1000 वर्षों तक गुप्त वंश के शासनकाल के बाद पाटलिपुत्र का जो पूरा जितना भी शोभा था, रक्षा व्यवस्था, सब चौपट हो गया। ठीक है, फिर इसका विकास आरंभ होता है मुगल वंश के समय। ठीक है, पुनर्जागरण हुआ, यानी जब 1000 साल बीता, जब मुगलों का शासनकाल आया, तो दोबारा पाटलिपुत्र यानी पटना के उत्थान का कार्य किया गया।
मुगल वंश के शासनकाल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ और आंग्ल शासनकाल यानी अंग्रेजों के समय में यह शहर बहुत ज्यादा विकास किया। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में इसका अत्यधिक विकास हुआ और आज जिस रूप में है लगभग इसका पूरा ढांचा अंग्रेजों के समय में ही तय हो चुका था। चलिए, अब पटना की उत्पत्ति और पालिका देवी। ये जो पटना शब्द है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, हमने पिछले स्लाइड पे भी देखा था। पटना शब्द की उत्पत्ति पत्तन से हुई है, जिसका अर्थ है बंदरगाह। इसी शब्द से बना पटना। ठीक है, मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल यानी मुगलों के शासनकाल के आसपास आप कह सकते हैं। यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। पटन देवी नगर की पालिका देवी हैं। आज भी पटन देवी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। यह नगर की रक्षा का प्रतीक है। माना जाता है कि पटन देवी ही इस नगर की रक्षा करती हैं और श्रद्धालुगण बड़ी श्रद्धा के साथ पटन देवी की पूजा करते हैं और जब भी पटना जाते हैं तो पटन देवी का दर्शन जरूर करते हैं। आप भी कभी जाएं तो पटन देवी के मंदिर में जाकर के उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो सिख धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल ये हो गया। पटन देवी के बाद एक और धार्मिक स्थल है सिख धर्म का। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था कुछ देर पूर्व। यहाँ पे सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा होती थी। जैसे हिंदू धर्म में लोग बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म में लोग मजार इत्यादि की इबादत करते हैं। ठीक वैसे ही सिख धर्म जो था इसमें गुरुओं की परंपरा थी। ठीक है, सिख धर्म में लोग गुरु बनाते थे और गुरु को ही सर्वोच्च माना जाता था। इसके पहले गुरु थे गुरु नानक और इसके अंतिम गुरु ही 10वें गुरु थे। अंतिम गुरु क्यों कह रहे हैं, क्या सिख धर्म अब विलुप्त हो चुका है? तो जी नहीं। तो 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने घोषणा कर दिया कि मेरे बाद सिख धर्म में कोई गुरु नहीं बनेगा। आज के बाद सब लोग गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है उसको ही अपना गुरु मानेंगे। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था इसी पटना में, जिसको पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है आज। ठीक है, बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ भी आते हैं और लंगर में प्रसाद ग्रहण करके और यहाँ भ्रमण करते हुए खुशी खुशी जाते हैं। तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ था, इसलिए पटना और भी प्रसिद्ध है। पटना साहिब उनका जन्म स्थान आज गुरुद्वारा के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है, पटना साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, प्रकाश उत्सव यहाँ मनाया जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय और अन्य धर्मों के लोग यहाँ तीर्थ यात्रा और दर्शन के लिए आते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आधुनिक पटना एक विशाल महानगर। जो लोग आजकल पटना भ्रमण पे गए होंगे, आज का पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जाना जाता है अति विशाल यानी बहुत बड़ा है और बिहार की राजधानी है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। मैंने पहले भी बताया इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। आज जब आप पटना भ्रमण पे जाएं तो क्या क्या आपके देखने के लायक है, इनमें से कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है। गांधी सेतु जो एशिया का सबसे लंबा पुल है। आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये सेतु अभी निर्मायमान है यानी अभी बन रहा है, लेकिन ये जो पुल है अब बन करके तैयार हो चुका है और पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। और यह डबल लेयर पुल है जिसमें एक लेयर पे रोड है और एक पे रेलवे का ट्रैक है, जिस पे रेल भी चलती है और तो नॉर्मल ट्रैफिक है, बस इत्यादि। चलिए, यहाँ गोलघर, पटना गोलघर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। गोलघर कहाँ है? पटना। बचपन से याद करते आ रहे होंगे आप लोग, कई लोगों ने देखा भी होगा गोलघर। गोलघर को बनाया गया था आपातकाल के समय अनाज के भंडारण के लिए, लेकिन आज यह एक तीर्थ स्थल है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। तीसरा यहाँ पे संग्रहालय है, म्यूजियम, बहुत सारे म्यूजियम है, आप जा करके देख सकते हैं यहाँ पे। उच्च न्यायालय व सचिवालय जो प्रशासन का केंद्र है, यही वह केंद्र है सचिवालय और उच्च न्यायालय जहाँ से लगभग हर फैसला होता है। पूरे देश का फैसला यहीं लिया जाता है। कहने को दिल्ली में है राजधानी, लेकिन असली निर्णय बिहार से ही होता है। चलिए, जैविक उद्यान जो प्रसिद्ध चिड़ियाघर है पटना का, चिड़ियाघर आप देख सकते हैं। तारामंडल है। तो ये सब पाटलिपुत्र में रमणीय स्थल है। सवाल यहाँ 2 नंबर में पूछेगा आपसे कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं, तो गांधी सेतु, गोलघर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल और इसके अतिरिक्त सचिवालय हो गया।
यही आपको बताना है। महावीर मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा, ये सब जोड़ करके आपको उत्तर देना होगा। आगे आइए। अब आपके एग्जाम के लिए हमने चैप्टर समाप्त कर लिया है, तो एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ शासक या कुछ विद्वान का नाम है यहाँ पे, उनका युग कौन सा था या कौन कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा, मुख्य योगदान क्या रहा उनका और क्या कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का, जो प्राचीन काल में हुए थे और उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि यह महानगर बनेगा पर आग, जल और कलह से पीड़ित रहेगा। सवाल पूछेगा गौतम बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। तो गौतम बुद्ध पाटलिग्राम में कई बार आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि पाटलिग्राम एक समय पे जाकर के महानगर बनेगा और युद्ध से, आगजनी से और बाढ़ से पीड़ित रहेगा, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य काल में नगर की उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था थी और साथ ही शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था यहाँ की अति उत्कृष्ट थी। सम्राट अशोक के समय, ये भी मौर्य काल के हुए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, पौत्र माने पोता। इनके समय में अत्यंत समृद्ध था हमारा शहर पाटलिपुत्र और प्रियदर्शी नगर था, बहुत सुंदर था। गुप्त वंश के समय में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक वैसा ही जिस प्रकार हम लोग आज दुर्गा पूजा में दशहरा मनाते हैं। राजशेखर, जिन्होंने काव्यामीमांसा लिखा, काव्यामीमांसा में इन्होंने प्राचीन पटना शिक्षा का केंद्र था ऐसा बताया। पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि, व्याटी जैसे विद्वान यहाँ से निकले। दामोदर गुप्त, जिन्होंने कुट्टनीमतम नाम का काव्य लिखा, इसमें उन्होंने पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का कुलगृह कहा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बढ़ते हैं आगे। 2500 वर्षों की अटूट विरासत। प्राचीन काल के पाटलिग्राम से लेकर आधुनिक बिहार की राजधानी पटना तक इस नगर ने समय के हर चक्र में अपने वैभव को संजोए रखा है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, शिक्षा और संस्कृति का एक जीता जागता संग्रहालय है। अपने इतिहास को जानें, अपनी विरासत पर गर्व करें। हम उसी बिहार से आते हैं जो प्राचीन काल से लेकर आज तक पूरे विश्व को हिला करके रखा है। जितना भी टैलेंट निकलता है बिहार से निकलता है, तो इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपना बात समाप्त करेंगे एक चंद पंक्तियों के साथ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मुझे विश्वास है कि आप भी एक सूरमा हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो लगे रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। और ऐसे ही हम अब जो यात्रा में लगे हुए हैं अपने बोर्ड एग्जाम की, उसमें लगातार आपकी मदद के लिए हम यहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।